हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाईस। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू। हमने लास्ट क्लास में डिजीज के बारे में पढ़ा था, जो डिजीज ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं, प्लांट्स को कर रही हैं, एनिमल्स को कर रही हैं। अब हमने डिस्कस किया था फूड पॉइजनिंग के बारे में। हम अब फूड पॉइजनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपना चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। अपने जो फूड है जो स्पॉइल हो जाता है वो ना हो, हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पे कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड एंड स्टोर ग्रेन। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था हम अपनी क्रॉप्स को, अपनी ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, सिलोज, ग्रेनरीज, यूज ऑफ नीम लीव, ये सारे मेथड थे हम यूज कर रहे थे अपनी क्रॉप को प्रिजर्व करने के लिए। क्लियर? हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड? हम पके हुए खाने को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं एट योर होम? You know that bread left unused under moist condition is attacked by a fungus. हमें पता है कि आपकी जो ब्रेड होती है कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद ही वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। मॉइस्ट होता है, नमी होती है एनवायरनमेंट में, तो फंगस उस पर क्या होती है, ग्रो हो जाती है, और वो फंगस पूरी की पूरी ब्रेड को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। जैसे कि हम जानते हैं spoiled food emit bad smell and has a bad taste, change the color। जो फूड आपका खराब हो जाता है उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, और टेस्ट के साथ साथ फूड का कलर भी खराब हो जाता है। इज स्पॉइलिंग फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या जो आपका फूड खराब हो गया तो क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? ऑब्वियस हुई है। क्लियर? पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहेली मैंगोज लाई है बट वो कुछ टाइम तक मैंगो को उसने नहीं खाया, फिर क्या होगा? लेटर she found that they were spoiled and rotten। कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसने नहीं खाया, वो क्या हो गए, खराब हो गए, rotten हो गए, सड़ गए वो। But she knew that the mango pickles her grandmother makes doesn't spoil for a long time। She is confused। अब पहेली सोच रही है कि वो मैंगो लेके आई है, जो वो मैंगोज लेके आई है उसने कुछ दिन नहीं खाए पर वो खराब हो गए। बट जो उसकी ग्रैंड मदर है वो उसी मैंगो का क्या करती है, पिकल्स बनाती है, अचार बनाती है, बट वो अचार तो खराब नहीं होता। वो बहुत कंफ्यूज हो गई इन चीजों को लेके। फिर क्या हुआ, उसने क्या सोचा? Let us study the common method of preserving food in our homes। We have to save it from attack of microorganism। हम देखते हैं कुछ कॉमन मेथड देखते हैं हम जो अपने घरों में देखते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। पहला मेथड है बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या करते हैं? Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms। दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव। हम अपने घरों में क्या करते हैं, सॉल्ट या कोई ऑयल होता है जो खाने वाला तेल होता है, उसका यूज करते हैं एज अ केमिकल, कि जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके, और इनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम अपने अचार में क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, और क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। ऑब्वियस सबके घरों में है, सबको पता है, ठीक है। क्यों डालते हैं? हम अब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व होने के लिए डालते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। ये भी एक प्रिजर्वेटिव है जो आपके फूड आइटम में यूज किए जाते हैं कि आपका फूड खराब ना हो। They are also used in jam, squashes to check their spoilage। इन चीजों में यूज किए जाते हैं कि आपका फूड जो है वो खराब ना हो। स्क्वैशेस बेटा आपके फ्रूट्स होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने फूड को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव बाय द कॉमन सॉल्ट। अब हम नमक का यूज कैसे करते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश फॉर एजेस। लंबे टाइम तक अगर आपको मीट और फिश को प्रिजर्व करके रखना है तो हम किसका यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से रोकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है? ये इनके ऊपर कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से
कि वो चेक किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा ना हो। अब है हम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि जो मीट और फिश है वो खराब ना हो बैक्टीरिया की वजह से। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टैमरिंड। इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट का यूज किया जाता है। क्लियर है? अब है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर का भी यूज करते हैं हम एज अ प्रिजर्वेटिव। कैसे करते हैं? जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय द शुगर. Sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. शुगर क्या काम करता है? वो मॉइस्चर को रिड्यूस करता है कि आपके फूड में मॉइस्चर ना हो, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाएंगे। क्लियर? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए बेटा एक कंडीशन चाहिए होती है, सुटेबल कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन सॉल्ट, शुगर, ये जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं ये नहीं देते। क्लियर? प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर कैसे काम करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें है यूज ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कांट लीव इन सच एनवायरमेंट। जो ऑयल और विनेगर है ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सारे प्रिजर्वेटिव का सिर्फ एक ही काम होता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं। अब कहाँ यूज करते हैं? वेजिटेबल्स, fruits, fish, meat are often preserved by this method. Clear? Next है heat and cold treatment. ये एक न्यू ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो आपके लिए नया है। You must have observed your mother boiling milk before it is stored and used. हम हमेशा देखते हैं जो हम मम्मियाँ होती है हमारी, वो दूध को क्या करती है? सबसे पहले बॉईल करती है, फिर उसको स्टोर करती है या फ्रिज में रखती है। क्लियर है? नेक्स्ट है बॉइलिंग किल मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है क्या करता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इसलिए ये सबसे पहले हम बॉईल करते हैं मिल्क को। पास्चराइजेशन एक मेथड है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो आप पास्चराइज मिल्क आता है, जो आपका पैकेट में मिल्क आता है, ठीक है, आप इसको बिना बॉईल करे कंज्यूम कर सकते हो, मतलब पी सकते हो। क्यों पी सकते हो? क्योंकि ये पहले से ही बॉईल और करके आता है। क्लियर? और जितने भी इसके हार्मफुल सब्सटेंस है वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। होता क्या इस प्रोसेस में? The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. पास्चराइजेशन मेथड में क्या करते हैं? मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टाइम क्या है? ड्यूरेशन क्या है इसकी? 15 से 30 सेकंड के लिए। और फिर तुरंत उसको एकदम चिल्ड एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, एकदम ठंडा कर दिया जाता है, और फिर उसको स्टोर, तुरंत के तुरंत उसको स्टोर करते हैं। इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने का एनवायरनमेंट मिलता ही नहीं है। हाई टेम्परेचर से एकदम लो टेम्परेचर पे लाके स्टोर कर दो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स होता है पास्चराइज्ड मिल्क आपका। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से क्या होता है? जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है, वो रोक दी जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ये जो प्रोसेस था पास्चराइजेशन का, डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, इसलिए इसको बोला जाता है पास्चराइजेशन मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। बाकी का हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आप ये चैप्टर पढ़िए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।